Good morning, everyone. Welcome to Study Smart IES PCS. Today we'll start with part second of this knockout series. And before we start, कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहूँगा. First and foremost, a big thank you to all of you for the appreciation and support you have shown for the part first of this series. Secondly, as per your feedback, हमने कुछ चीज़ें incorporate की हैं. Just like you said, statement-based questions that has been included now. And from our end, we have introduced the method of logical guessing into it. It will help you fetch some extra marks in the examinations. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे एंड उनको कैसे सॉल्व करना है इस सीरीज में वो भी बताया गया है. Thirdly, few of you were asking about the utility of this series for BPSC exam. So examination कोई सा भी हो स्टेट का, more often than not same questions ही पूछे जाते हैं apart from the state based questions. um, Most majority of the portion is same, so yes, you can utilize the same for BPSC as well. Okay, so if you have any further doubts, you can ask us again in the comment box and we'll be more than happy to reply to you. So let's start with it. Consider the following statements. The first summit with expanded BRICS membership was held in Kazan. The first BRICS summit was held in Russia in 2008. ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता है एंड देन ऑल्सो यू वांट टू अटेम्प्ट इट, देन आप इसको लॉजिकली इस आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, दैट आई शो यू. बट उसके लिए आपको आपकी पेरिफेरल नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. इफ़ यू आर वेल अवेयर कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, इफ़ यू आर इन हैबिट ऑफ रीडिंग आर्टिकल्स, अपने पास के एनवायरनमेंट से आप यू आर वेरी मच इंट्यूटिव, तो ये आपके लिए ईजी होगा. अदरवाइज यू शुड नॉट रिसॉर्ट टू सच ट्रिक्स ऑफ लॉजिकल गेसिंग अनटिल अनलेस यू आर वेरी श्योर ऑफ योरसेल्फ. ठीक है, तो लेट्स सी कि कजान में हुआ था कि नहीं अभी ब्रिक्स एक्सपेंडेड ब्रिक्स का समिट. तो एक्सपेंडेड ब्रिक्स में यही है कि टोटल 9 कंट्रीज या 10 कंट्रीज हो गए हैं अब. एंड हमने अभी रिसेंट में अगर न्यूज़पेपर देखा हो तो वी कैन सी व्लादिमीर पुतिन होल्डिंग ब्रिक्स करेंसी. तो काफ़ी वेस्ट की साइड से अपोजिशन आया था जिसके लिए कि वाई यू ट्राइंग टू डी डॉलराइज द वर्ल्ड. ठीक है, तो वी नो कि समवेयर शायद प्रोबेबिलिटी है कि ब्रिक्स रशिया में हुआ हो. एंड जो कजान वर्ड है वो थोड़ा लग भी रहा है रशियन है, इंडियन चाइनीज़ या ब्राज़ीलियन या साउथ अफ्रीकन वर्ड नहीं है वो. साउथ अफ्रीकन यूजुअली इंग्लिश होता है, ब्राज़ील में यूजुअली रियो डी जेनेरियो टाइप होते हैं, एंड इंडिया और चाइना का तो कल्चर ही डिफरेंट है, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करते, राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट कुड बी राइट, बट सेकंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो आपको, जब तक आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग नहीं होगा, यू माइट नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट, राइट. बट एटलीस्ट यू आर एबल टू रिड्यूस इट डाउन कि पहला तो सही ही है, सेकंड में 50-50 चांसेस हैं, गलत भी हो सकता है, नहीं तो आप रिस्क ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, राइट. दिस इज द बेसिक वे हाउ यू गो अबाउट द डिसीजन मेकिंग in questions when you don't know the answer exactly. Okay, तो let's start with the BRICS first of all. BRICS क्या है, कब बना, क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस इस बार इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक तो रशिया यूक्रेन वॉर है, प्लस ट्रम्प इज़ इन द न्यूज़ बिकॉज ही हैज सेड दैट अगर कोई ब्रिक्स की करेंसी यूज़ करता है या फिर अगर आप लोग निकालते हैं देन इट विल बी 100% टैरिफ ऑन एवरी कंट्री इन्वॉल्व इन द ब्रिक्स. ठीक है, सो लेट्स सी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा. स्टार्ट हुई थी इसकी 2009. 2009 क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज ब्रिक्स जब से स्टार्ट हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज इसको नो ही बोलते हैं, नो. 9 इक्वल्स टू 9. ठीक है, और कहाँ पे इसका फर्स्ट समिट हुआ था, हमने देखा अभी कि जैसे रशिया में अभी हुआ है तो फर्स्ट समिट भी रशिया में हुआ था, उसका नाम था यैकेटेरिनबर्ग. ओके, बस ये याद रख लेना, वाई से कुछ जगह थी, बहुत लंबा सा नाम था. 2009 में हुआ, तब इसका नाम ब्रिक था सिर्फ. साउथ अफ्रीका वॉज नॉट एट. 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया. 2014 जब हमारे मोदी जी आए तो एक फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन हुआ. दिस इज अ PYQ ऑफ यूपीएससी, फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन. इसमें क्या बनाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक. किसको काउंटर करने के लिए, हमारे वर्ल्ड बैंक को. मतलब चीप वे में वर्ल्ड बैंक एंड IMF को चीप वे में लोन प्रोवाइड करना, डेवलपिंग इकोनॉमी की हेल्प करना, क्योंकि यूएस वगैरह के ही पपेट्स थे जो वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह में डोमिनेट करते थे. उसके बाद अब आया है सीधे 2024 जिसका समिट हुआ है कजान में, विच इज़ इन रशिया. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब नए मेंबर्स कौन ऐड हुए हैं उसकी हम ट्रिक आगे देखते हैं. सो द आंसर इज फर्स्ट इज राइट कि कजान में हुआ है. सेकंड वाला इज रॉन्ग बिकॉज द फर्स्ट बिग समिट वाज हेल्ड इन रशिया. यहाँ तक तो सही है, बट 2008 मैंने बोला नहीं, 2009 बिकॉज नो था वेस्टर्न कंट्री की तरफ से. ओके, सो 2009 में क्या हुआ, या कैटनबर्ग में हुआ था. 10 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था. 14 में हमारे फोर्टलेजा है मोदी जी. और क्या किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक मोदी ने नहीं बनवाया था, जस्ट टू रिमाइंड यू, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन हुआ है बस. ओके, 24 में क्या है, कजान में हुआ है. एंड कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई हैं उसकी ट्रिक ये है, ICEU. आई से आपका ईरान,
मच ऑब्वियस बिकॉज़ ब्रिक्स में रशिया भी है, चाइना भी है, उनका बेस्ट फ्रेंड है ईरान। एस से है आपका सऊदी। अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि इसने जॉइन किया है नहीं, बिकॉज़ वी ऑल नो सऊदी इज़ एन एलाई ऑफ यूएसए एंड यूएसए काफ़ी प्रेशराइज़ करता है अपने एलाइज़ को कि मत जॉइन करो। ई से आपका इजिप्ट है, ई से आपका इथियोपिया है, ठीक है? उसके बाद यू से आपका यूएई। यूएई को ऑब्वियसली इसलिए लिया है क्योंकि फंड्स बहुत हैं यूएई के पास। उसके बीच में ये जो 2 गरीब देश हैं, उनको इसलिए लिया है टू कैटर द अफ्रीकन इकोनॉमी। इनके पास पॉपुलेशन भी है बट एंड मार्केट भी है, बट वही है कि कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तो ब्रिक्स लालच दिखा के इट विल ट्राई टू एंटर इनटू द मार्केट्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है? ये आपका बेसिक ब्रिक्स के बारे में सब कुछ हो गया है। सो द नेक्स्ट इज़ हू हैज़ बीन रिसेंटली सस्पेंडेड फॉर 4 ईयर्स बाय नाडा। ठीक है? तो नाडा क्या है? नाडा इज़ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो भी अगर एथलीट इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ यूजिंग कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग, तो नाडा उनको सस्पेंड कर देता है, राइट? वैसे ही वर्ल्ड में जो एजेंसी है उसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है? तो अभी नाडा ने रिसेंटली में किसको बैन किया है? वो है बजरंग पूनिया। तो हमने देखा था कि अभी रिसेंट में दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए थे रेसलर्स के, उसमें बजरंग पूनिया वाज़ इन सपोर्ट ऑफ ऑल द वुमेन। साक्षी मलिक हो गई, विनेश फोगाट हो गई, ठीक है? तो इनके हेल्प कर रहे थे। ऑलरेडी ये तब भी बैन किया गया था इनको ओलंपिक ऑफ पेरिस ओलंपिक्स में नहीं जाने दिया था। बट विनेश फोगाट वगैरह ये सब तो चली गई थी और वहाँ पे ऑल्दो शी डिडंट विन, बट वो आके कांग्रेस का टिकट पा गई थी। तो शी वाज़ नॉट एट लॉस, बट बजरंग पूनिया बेचारे तब भी ना पेरिस ओलंपिक जा पाए और कांग्रेस भी अब उनको नहीं ले रही है, बीजेपी भी नहीं ले रही है, ऊपर से नाडा ने भी बैन कर दिया है। सो इट्स सराउंडेड फ्रॉम ऑल स्फीयर्स। सो लेट्स सी कि कैसे याद करना है। नाडा जो एजेंसी है उसने बजरंग पूनिया को बोला, हनी सिंह का एक सॉन्ग है एना वीना डोप शोप मारिया करो, कि मतलब इतने भी आप डोपिंग मत करिए, ठीक? तो अब आपको जैसे पता है बजरंग पूनिया थे वो एकदम सिर्फ वीमेन के सपोर्ट में थे क्योंकि उनको हल्का सा प्यार हो गया था विनेश फोगाट से। तो वो इनको इग्नोर करके वो अपने गाने में लगे हुए हैं, ब्राउन रंग गा रहे थे उसके लिए, कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग में। तो ये ब्राउन रंग बेसिकली इसलिए है कि ये दोनों हनी सिंह के सॉन्ग हैं और डोप इसलिए इंक्लूड किया गया है, डोपिंग से आपको नाडा आ जाए याद, और ब्राउन रंग इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि रंग से आपको आ जाए बजरंग पूनिया, ठीक है? तो ओवरऑल ट्रिक यही है कि अभी रिसेंटली में क्यों बैन किया नाडा ने, क्योंकि बजरंग पूनिया क्या कर रहे थे, डोपिंग। वैसे तो रियलिटी है कि उन्होंने अपना सैंपल देने से ही मना कर दिया, कोई डोपिंग में वो पकड़े नहीं गए। बट जस्ट टू रिमेंबर थिंग्स वी हैव इंक्लूडेड कि बजरंग पूनिया वाज डूइंग डोपिंग, नाडा ने किया मना कि भैया इन्ना वीना डोप शोप मारिया करो। पर बजरंग पूनिया वाज इन लव विद विनेश फोगाट, वो गा रहे थे कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग में। तो ब्राउन रंग से बजरंग हो गया, डोप से आपका हो गया एंटी डोपिंग एजेंसी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू लैंड एन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट? सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, इवन इफ यू डोंट नो दिस क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक थोड़ी बहुत भी क्रिकेट की एंड आईपीएल की नॉलेज है, तो यू कैन गेट टू द आंसर कि मतलब यू नो कि यशस्वी जायसवाल हो गया, रेयान पराग एंड तिलक वर्मा, ये तीनों तो दे हैव बीन प्लेइंग आईपीएल सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट दे हैव फीचर्ड इनटू इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल। तो ये अपने टाइम पे जब आए होंगे तब दिस कुड हैव बीन अ न्यूज़ कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में लैंड हुए हैं youngest ever, right? So, but this guy, Vaibhav Suryavanshi, he's just 13 years of age, okay? And he has bagged more than 2 or 2.5 crores in this IPL contract, okay? तो ये अगर आपको बेसिक हल्की सी भी नॉलेज है देन यू कैन कम टू द कंक्लूजन। अगर नहीं है तो यही याद रख लो कि 13 इयर्स की एज में भी उसको वही भाव मिल रहा है जो बड़े बड़े प्लेयर को मिल रहा है, वही भाव, दैट इज वैभव। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद इजराइल? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। इसराइल के बारे में ऑल्दो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं एंड आपको सारी लोकेशन और सिटीज़ वगैरह भी वो मोस्ट प्रॉब्ली याद होगी, बट जस्ट इन केस इफ यू डोंट, यू कैन वॉच दिस ट्रिक, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो आगे एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द ट्रिक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसराइल की जो लोकेशन है एंड जो जैसी उसकी हिस्ट्री रही है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता। यूजुअल आसपास वाली कंट्रीज भी और जितने भी इस्लामिक नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं, दे आर मोर इनटू द पैलेस्टीनियन कॉज, ठीक है? तो यूजुअली जो भी ऐसा इंसान होता है जिसको कोई पसंद नहीं करता, उसके ऊपर अंडे बरसाए जाते हैं, राइट? बोला जाता है ना कि ये अंडे बरसाओ मुँह पे कालिक पोतो, ऐसा ऐसा टाइप। तो इसराइल के ऊपर अंडे फेंके। तो अंडे क्यों फेंके? फेंकने से क्या हुआ? एग जो है, एग ज़ोर से सिर पर लगाना, ये पूछा उससे। एग से हुआ इजिप्ट, ज़ोर से हुआ जॉर्डन, सिर से हुआ सीरिया, लगाना से हुआ लेबनान, ठीक है? और इनकी लोकेशन भी देख लीजिए एक बार ऐसे। यहाँ से स्टार्ट होगा एग, ये इसराइल है आपका। एग इसके नीचे है, इजिप्ट। जॉर्डन इसके इस जगह पे है। एग जोर से सर पे लगाना
और इधर पूरा मेडिटेरेनियन सी है, लेबनान, ये सीरिया है, जॉर्डन। इसके अलावा 2-3 लोकेशंस ऐसी हैं जो ऑफ एंड ऑन न्यूज़ में इसके साथ बनी रहती हैं, बट उसकी लोकेशंस एक बार वापस देख लीजिए। गाज़ा स्ट्रिप इस जगह पे है, छोटी-सी, ठीक है? गोलन हाइट्स इस जगह पे है और वेस्ट बैंक पूरा इस जगह पे है। याद रखना वेस्ट बैंक जो है वो इज़राइल के वेस्ट में नहीं है, जॉर्डन के वेस्ट में है, ठीक है? तो वेस्ट बैंक इस जगह है, गोलन हाइट्स हाइट वाली जगह पे है, यानी कि ऊपर की साइड पे है, और गाज़ा स्ट्रिप नीचे की साइड है, ठीक है? ये बेसिक अ, ज्योग्राफी है इज़राइल की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हू इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल इन इंडिया? ठीक है, अगर इसको लॉजिकली सॉल्व करना है तो हाउ विल वी गो अबाउट इट? सो अगर टोबैको कंट्रोल है इंडिया में, तो मोस्ट प्रोबब्ली ऐसा होगा कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को तो नहीं देंगे, बिकॉज़ mistakenly या just for the sake of the movie या script they would have smoked in a movie, right? तो आयुष्मान खुराना ने बहुत बार मूवी में स्मोक किया हुआ होगा, या टोबैको का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में प्रमोशन कर ही दिया होगा। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो नहीं आ सकते, ये दोनों में। इन दोनों में बचे हैं शिखर धवन और पीवी सिंधु। शिखर धवन वी नो कि हाल फिलहाल में उनका कुछ ऐसा न्यूज़ में नहीं है, बिकॉज़ ही इज़ नॉट इनटू द इंडियन टीम, अभी प्लेइंग 11 में नहीं रहते हैं वो यूजुअली। इनफैक्ट जो स्क्वाड सेलेक्ट होता है उसमें भी नहीं होता है, तो इतने प्रोमिनेंट प्लेयर नहीं है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड पीवी सिंधु हैज़ बीन इनटू न्यूज़, ठीक है? स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं और काफ़ी जगह की यूथ आइकन भी बनी हुई है, राइट? तो पीवी सिंधु कैन बी द मोर प्रोबेबल आंसर, बट स्टिल इफ यू आर नॉट श्योर एटलीस्ट आप 50-50 पे तो आ ही गए इन दोनों के बीच में, ओके? लेट्स सी द आंसर। सो पीवी सिंधु इज़ द आंसर। और अगर लॉजिक नहीं समझ आता है, इफ यू वांट टू गो बाय द ट्रिक, ट्रिक ये रहेगी कि पीवी के नाम में है कि पीवी तो लो भाई, पर टोबैको मत खाना, फुकला मत, ठीक है? पीना-वीना अलाउड है, पीओ-वीओ, ओके? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Harvinder Singh, who won gold in Paralympics, is associated with which sports? So Paralympics, as I told you in the previous lecture, is an important topic in itself, right? तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, ग्रेट वाली GRT। किसी को कोड याद है इसका? 0, 1, 2, 7, 8 एंड 9, 7 गोल्ड, 18 रैंक एंड 29th वो टोटल मेडल टैली, राइट? तो इसके अलावा जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके बारे में पूछ सकता है कि दिस पर्टिकुलर प्लेयर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ये हम कुछ 7 नेम्स हैं, 7 गोल्ड हैं क्योंकि, तो इनके बारे में नहीं भी पता हो तो एटलीस्ट 4 ऑफ देम शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं। और ये 4 ऑफ देम क्यों इंपॉर्टेंट है? इफ़ यू हैव सीन अवनी लखेरा, शी हैज़ बीन ऑलवेज इन द न्यूज़। सुमित अंतिल जो जैवलिन थ्रोअर हैं, शायद अपने ही इवेंट में लगातार कंसेक्यूटिवली 2 बार गोल्ड ला चुके हैं। सो हर एक की कुछ ना कुछ कहानी है। इफ़ यू हैव सीन नवदीप, ही हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, पॉडकास्ट वगैरह में आ रहे हैं, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए आपको। तो अवनी का आपको रिलेट करिए। अवनी, अगर आपने भूल भुलैया फर्स्ट मूवी देखी है तो उसमें विद्या बालन का नाम क्या है? अवनी है, ठीक है? एंड विद्या बालन से आप रिलेट कर सकते हैं, मूवी की शूटिंग पे जाती है वो, तो ये शूटिंग, एस फॉर शूटिंग, ठीक है? नेक्स्ट इज़ नितेश। नितेश को बोला जाता है कि ही इज़ अ बैड एस इन पॉलिटिक्स, यानी कि एकदम पॉलिटिक्स को अपने अकॉर्डिंग ही मिंगल्स विद इट, ओके? उसके बाद नितेश से आपको अगर बैड एस आए तो यानी कि बैडमिंटन, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इज़ अंटिल, इनका नाम है सुमित अंतिल। अंटिल वर्ड थोड़ा एंटीना जैसा राइम करता है, तो अगर आपने पुराने रेडियोज़ देखे हैं तो उनमें एंटीना ऐसे होते थे ना जो यहाँ पे रखे रहते थे, फिर उसको ऐसे खोलो तो उसके अंदर ही कुछ एक दूसरे के अंदर स्लॉट्स होते थे, उसको खोलते-खोलते वो लंबा हो जाता था, राइट? तो इट लुक्स लाइक मोर ऑफ अ जैवलिन। जैवलिन को भी अगर आपने क्लोज़ली देखा हो तो ऐसे उसमें बने होते हैं, लास्ट में ऐसा-सा होता है, राइट? तो जैवलिन इज़ भाला। तो सुमित अंटिल, एंटीना इक्वल्स टू जैवलिन। नेक्स्ट इज़ हरविंदर। हरविंदर का है कि एक अगर कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स है जिस पे विंड का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो आर्चरी ही है, राइट? आर्चरी का बाण ऐसा-सा होता है, विंड इधर आई तो एकदम घूम के इसको लग गया, ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जितने स्पोर्ट्स हैं जैसे शूटिंग है तो बुलेट्स में इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बैडमिंटन इंडोर खेला जा रहा है, जैवलिन भाला भारी-सा होता है, तो आर्चरी में ही थोड़ा विंड का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हर विंड से आपको यू हैव टू फाइट, देन ओनली यू कैन विन द मेडल। तो हर विंड फॉर आर्चरी। नेक्स्ट इज़ धर्मवीर। ये थोड़ा नाम ऐसे लग रहा है कोई गुस्से वाला इंसान होगा, धर्मवीर सिंह परी। तो ये आपके रिलेटेड है क्लब थ्रो से। क्लब यानी कि डिस्कस थ्रो, एक बेसिक कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप बैठ के कितना दूर फेंक सकता है, राइट? तो इनका कुछ ट्रिक नहीं है, बेसिक यही है कि स्ट्रिक्ट नेम और ऐसा लगता है कि उठा के फेंक देंगे सबको, ठीक है? बस जस्ट लाइक डिस्कस थ्रो, थ्रो इवेंट्स में थे। नेक्स्ट इज़ प्रवीण व्हिच इज़ रिलेटेड टू हाई जंप। हाई जंप का अगर आपने देखा हो इनका वीडियो रियल में, तो हाई जंप का एक ऐसा-सा वो होता है बैरियर, यू हैव टू कम एंड जंप ओवर इट, ठीक है? बट बीइंग अ पैरालंपिक प्लेयर, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनका एक पैर तो शायद पोलियो की वज़ह से डिफ़ॉर्म था, बट दूसरा वाला इन्होंने स्ट्रेंथ डेवलप करके इसको मस्कुलर बना लिया, ठीक है? तो एक पैर उनका मोटा-सा, एक पैर पतला-सा था।
बट नाउ ही हैज़ टू चूज़ अ स्पोर्ट जिसमें ये यूज़ कर सकते हैं दोनों को, इसके अपने डिफ़ॉर्म्ड पैर को भी और एक मस्कुलर पैर को भी। तो ही चोज़ हाई जंप। इसमें क्या किया इन्होंने, जो मस्कुलर था उससे तो इन्होंने जंप में हेल्प ली, राइट? और उसके बाद जो डिफ़ॉर्म्ड वाला लेग था उससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे कूदते टाइम ऊपर तो अपने इस पैर को बेंड कर सकते हैं, पतला सा था, बेंड कर सकते थे एंड देन ही कैन जंप ओवर द हाई हाई जंप बैरियर। ओके, तो यही है, उन्होंने अपने पैरों से जो उनकी कमज़ोरी थी उसको ही उन्होंने अपनी जीत बनाई, पैर बेंड। तो पैर बेंड इक्वल्स टू हाई हाई जंप। वीडियो देख सकते हैं आप इनका। नवदीप को आपने देखा होगा, स्मॉल हाइटेड गाय, जेवलिन इन्होंने फेंका था। तो ये वैसे तो ये सेकंड आए थे बट किसी वजह से फर्स्ट वाले जो फर्स्ट रैंक होल्डर था उनको शायद हटा दिया था रैंकिंग से, जिस वजह से इनकी सेकंड से फर्स्ट हो गई रैंक। ओके, तो इनका भी आप देख लीजिएगा, नाम में नवदीप है, दीप है तो प्रज्वलित करते हैं ना हम दीप, तो दीप और जेवलिन, दीप जेवलिन यानी कि दीप प्रज्वलित। ठीक, ये आपके हो गए पैरालंपिक्स में। अब कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है। ऑल्दो एक चीज़ और हो सकती है कि अगर आपसे आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो आपसे पूछ लिया गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ कितने हैं, तो एक बार वो भी देख ही लीजिए। गोल्ड हमने देखा 7 है, टोटल हमारे 29 है और यहाँ पे सिल्वर 9 है और ये 13 है। याद करने का तरीका क्या है? 7, 9, 13 यानी कि जो भी पैरालंपिक्स में होते हैं इनका शुरुआत में कोई साथ नहीं देता है। लोग यही बोलते हैं 7 नहीं दूँगा 13, 7, 9, 13, बट इतना डीप में जाएगा नहीं। ये हमारी ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं वो मोर देन इनफ है। ठीक है? सो इसमें क्या क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा? हरविंदर सिंह हू वॉन गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट? तो अरविंद मैंने आपको बताया, विंड का इफेक्ट आर्चरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा, राइट? ऐसा कर्व हो सकता है विंड की वजह से, तो आर्चरी इज द आंसर। Next is consider the following statements. SDG India Index is topped by Uttarakhand and Tamil Nadu. Okay. Next is 4 states are in performer category of the SDG India Index. Which of the following options are correct? So SDG India Index वैसे इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है स्टेट एग्जाम्स में। तो इसके बारे में 3-4 चीज़ें जो पता होनी ही चाहिए वो है, पहली कि कौन रिलीज़ करता है। ऑब्वियसली इंडिया में ऐसा कोई भी इंडेक्स है जिसमें स्टेट्स को किसी भी कैटेगरी में रैंक किया जा रहा है, इट इज़ ऑलवेज रिलीज बाय नीति आयोग। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडिया का ओवरऑल स्कोर कितना रहा है। ठीक है, इंडिया का स्कोर रहा है 71, यहाँ हो गया नीति आयोग। ओके, 2 चीज़ें हमारी कवर हो गई। नेक्स्ट है कि रैंकिंग्स किसकी स्टेट, कौन-सा स्टेट टॉप पे है, कौन-सा बॉटम पे है, ये सब देखना है अभी। एंड कैटेगरीज़ इसमें कौन-कौन सी हैं, कि बेसिकली 4 कैटेगरीज़ होती हैं। आफ्पा नाम होता है इन कैटेगरीज़ का। तो ए मतलब टॉप वाली जो होती हैं और एक ए है जो बॉटम मोस्ट है। ठीक है? तो एक पहला ए जो है वो है अचीवर और बॉटम वाला है वो है एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट जो कि होते हैं हमारी तरह, ठीक है? और अचीवर वो होते हैं जो बन गए होते हैं। बीच में बचे एफ और वी। तो फ्रंट रनर और परफॉर्मर। फ्रंट रनर वो जो इंटरव्यू तक जा चुके हैं और परफॉर्मर वो जो मेंस तक जा चुके हैं। ठीक है? तो बेसिकली इस बार के जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स हैं उसमें अचीवर कोई नहीं है और एस्पिरेंट भी कोई नहीं है। सारे यूजुअली इन 2 कैटेगरी में हैं और बेसिकली मोस्ट ऑफ देम फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है? तो बेसिकली तो ये है। अब आप इसकी रैंकिंग्स देख लेते हैं कि एज़ पर द क्वेश्चन कि इन्होंने बोला है उत्तराखंड और तमिलनाडु ने टॉप किया है। तो याद करने का पहला तो ये है कि उत्तराखंड ने किया है, तमिलनाडु ने नहीं, केरला ने किया है। ठीक है? तो याद करने का तरीका देख लेते हैं। पहला तो ये है ट्रिक कि जो भी टॉप 2 कंट्रीज़ हैं, एक नॉर्थर्न मोस्ट है, एक सदर्न मोस्ट है। नॉर्थर्न मोस्ट में हमने जम्मू-कश्मीर को नहीं गिना है, उसकी जगह उत्तराखंड को गिना है। ठीक है? कि उत्तराखंड इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट हमने गिना है केरला को। एक नॉर्थ की है, एक साउथ की है। ठीक है? और स्कोर मैंने आपको बताया इंडिया का 71 है, जो याद करने का तरीका है, एक हद तक इतना झूठ सच है एक्सेप्टेबल होता है। 71 कहाँ से आ जाएगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक भी ऐसा गोल है जिसमें इंडिया आगे है, मतलब जिसमें इम्प्रूव कर सकता है। पॉवर्टी में इंडिया सबसे आगे है, हंगर में आगे है। तो ये सारी चीज़ें जब ग्लोबल लेवल पे काउंट किया जाएगा तो काफ़ी नीचे आएगी इंडिया का रैंक, बट अभी इंटरनली नीति आयोग जी लगे पड़े हैं, तो इसलिए 71। तो एक हद तक ही झूठ बोलो यार, इतना भी मत बोलो कि साफ पता लग जाए। ठीक है? नेक्स्ट स्टेट वाइज़, तो स्टेट वाइज़ देख लेते हैं। यूपी स्पेसिफिक देख लेते हैं, एक बिहार देख लेते हैं वरना नाराज़ हो जाएँगे लोग। तो यूपी की जो रैंक है इतना मैटर नहीं करती, स्कोर मैटर करता है 67 और किसमें है? फ्रंट रनर में है। ठीक है? वहीं बिहार बॉटम मोस्ट है विद अ स्कोर ऑफ समथिंग अराउंड 57, परफॉर्मर अभी मेन से लिख रहा है। ठीक है? तो बॉटम मोस्ट में है बिहार और यूपी भी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है, अराउंड बिहार से कुछ 5-10 ही ऊपर है, बट स्कोर इज़ इन द कैटेगरी ऑफ फ्रंट रनर। ठीक है? ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है 4 स्टेट्स आर
इन द परफॉर्मर कैटेगरी ऑफ द एसडीजी इंडियन डेज। यस, इस बार से 4 ही स्टेट्स हैं, बाकी सारे जो हैं वो फ्रंट रन में, परफॉर्मर में बस 4 ही हैं, उसमें एक हमारा बिहार है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ द नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? सो आपकी है मेरी सबकी फेवरेट मैथमेटिक्स, उसका एक डे भी है। लेट्स सी द आंसर। तो द आंसर इज़ 22nd ऑफ दिसंबर। जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है, उसी दिन मैथ्स का भी बर्थडे है, ठीक है? तो सीसैट होगा उस दिन, तो सीसैट है तो ऑब्वियसली मैथ्स आएगी, और मैथ्स के आते ही सबके मुँह से क्या निकलेगा? भाई दिखा दे, भाई दिखा दे। भाई मतलब भाई। ये ट्रिक है, ये बेसिक ये याद करने का, जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उस दिन ये है, ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the new Prime Minister of France? So we all know India-France relationship has been uh, on the good side, and both are strategic partners और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी है, तो इस वजह से फ्रांस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है या कोई भी चेंजेस आते हैं, इट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी टू ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो द आंसर इज गैब्रियल अटल। तो याद करने का यही है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, तो मोदी जी ने इनसे इतने राफेल ले लिए फ्रांस से, इनसे इतनी इकोनॉमिक डील्स कर ली हैं कि उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम अटल जी ही रख देते हैं, ताकि आप और अट्रैक्ट हो हमारी साइड और हमको पैसे देके हमारे न्यू इक्विपमेंट्स खरीदें। प्लस फ्रांस हमको यूनाइटेड नेशंस में भी हेल्प करता है, वोटिंग इन फेवर ऑफ अस एवरी टाइम। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज अवार्डेड एज यूथ आइकन बाय फिक्की? फिक्की आपको पता है कि ट्रेड यूनियन है, उनका एसोसिएशन होता है, ठीक है? तो किसको उन्होंने चुना होगा? तो ये जो ऑप्शंस हैं, ऑल्दो मतलब काफ़ी क्लोज हैं, इस वजह से हमको सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, मतलब देखने में टफ लग रहे हैं। इन रियल एग्जामिनेशन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इवन विद योर बेसिक लॉजिक यू विल बी एबल टू सॉल्व। कि पहली बात तो यूथ वाला हुआ, तो कोई यंग लोग होंगे, ठीक है? और इसमें कोई, जैसे उसमें ड्रग वाले में प्रॉब्लम थी कि हम सेलिब्रिटीज़ को नहीं ले सकते, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे लोग होंगे जो थोड़े एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा होंगे, ठीक है? सो लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज़ आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा। तो याद करने का इसको तरीका क्या है कि अब फ़िक्की जो है वो कॉमर्स एंड ट्रेड से रिलेटेड है, राइट? उनका प्रेशर ग्रुप है, जितने भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो हमको पता है कि जितना भी ये बिज़नेस से रिलेटेड लोग होते हैं, उसमें पंजाबी लोग होते हैं। तो अब ये जो खुरानाज़ एंड चोपड़ाज़ होते हैं सरनेम, ये यूजुअली पंजाबियों के होते हैं, ठीक है? तो यूथ आइकन अवार्ड किसको दिया है? फ़िक्की ने आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा, बोथ द पंजाबीज़। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। हू रोट द बुक टूम्ब ऑफ सैंड और द टॉम्ब ऑफ सैंड? ठीक है? व्हाई इज़ दिस आस्क्ड एंड इन व्हाट रेलेवेंस? तो अगर आपको पता है कि एक बुकर प्राइज़ होता है, व्हिच इज़ अवॉर्डेड एवरी ईयर, तो ये इंडियन विमेन है गीतांजलि श्री, जिनको उनकी नॉवल है टॉम्ब ऑफ द सैंड। तो इसके लिए इसलिए मिला है कि फर्स्ट हिंदी नॉवल है जिसको बुकर प्राइज़ मिला था, और इस साल नहीं, शायद 2-3 साल पहले मिला था। बट ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी फेमस बुक है। ओके, और करंट में बुकर प्राइज़ किसको मिला है? उनका नाम है समंथा हार्वी, ठीक है? सो याद करने का तरीका क्या है? देखिए, बुकर प्राइज़ है तो हम बुकर कब बोलते हैं? यार मूवीज़ की टिकट बुक कर, ठीक है? और फेमस मूवीज़ की ही टिकट बुक करते हैं हम, राइट? तो अगर आपने एक मूवी देखी है, धड़कन, बहुत पुरानी मूवी है, उसमें एक डायलॉग है कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूँगा। तो उसमें टॉम को ऐसे ही याद किया हमने अंजलि से, तो गीतांजलि इज़ द आंसर ऑफ टॉम्ब। तुम तो मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूँगा, ठीक है? और ऑर्बिटल को हमने किया है समांथा से। कैसे कि हमने देखा कि अभी पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, उसमें उससे पहले पुष्पा 1 का आया था, तो पुष्पा 1 में समंथा का एक सॉन्ग था, ऊ अंटवा, याद है? बट पुष्पा 2 में नहीं है। तो लोगों की हर जगह से डिमांड है, ये आपने जो सॉन्ग डाले वो तो ठीक है, बट और भी डालो, समंथा के डालो, और भी डालो और समंथा के डालो। तो 2 चीज़ें हो गई। अभी का द बुकर प्राइज़ है, बुकर प्राइज़ 2024 इज़ गिवन टू समंथा फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल। और भी डालो बट समंथा के डालो, ठीक है? एंड टूम्ब ऑफ सैंड किसका है? तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूँगा अंजलि। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन व्हिच कंट्रीज? ठीक है, एंड लेट्स सी द आंसर। तो ट्रिक यही है कि मित्र और शक्ति, तो आपको पता है कि जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर एक मारा था बाण, जिससे वो मूर्छित होकर पड़ गए थे, और उनको फिर संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, तो उस बाण का नाम था शक्ति बाण, याद है? तो यही है वो, मेघनाथ रिप्रेजेंट श्रीलंका, लक्ष्मण जी रिप्रेजेंट्स इंडिया, एंड शक्ति इज द बाण। लक्ष्मण वर्सेस मेघनाथ, ये याद करने की ट्रिक है। ओके, इसलिए बोला है मित्र शक्ति। लेट्स सी नेक्स्ट। What is India's target year for achievement of net zero carbon emissions? Carbon emissions, okay?
सो ये वाला क्वेश्चन हर किसी को आता है, बट द मोटिव बिहाइंड दिस पुटिंग अप दिस क्वेश्चन ओवर हियर इज कि हमको दो चीज़ों के टारगेट याद होने चाहिए। एक तो नेट ज़ीरो का क्या है इंडिया का टारगेट, और दूसरा विकसित भारत का क्या टारगेट है। ठीक है? तो नेट ज़ीरो का है 2070, विकसित भारत का है 2047। याद करने की ट्रिक क्या है? लेट्स सी। देखिए, नेट ज़ीरो या विकसित होना, ये काफ़ी आगे के इनके टारगेट रखे हैं, और इन फ्यूचर में भी आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी बहुत कम है ऐसा होना। तो बेसिकली इसलिए आगे का दे दिया है, तो एक तरीके से गैम्बल ही है, यानी कि एक सट्टा लगाया है सरकार ने कि 2070 तक हो जाएगा नेट ज़ीरो, या फिर विकसित हो जाएगा इंडिया 2047। तो सट्टा है एक तरीके का ये। सट्टा में अगर आर जोड़ें तो 70 हो जाएगा, सत्ता में अगर लीज़ जोड़ें तो 47 हो जाएगा। सत्ता, लीज़, 70, ठीक है? और कुछ नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट, अगर समझ आ गई है तो। ओके। विच स्टेट वाज़ अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट इन 2024? आपसे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो यूजुअली हम लॉजिक के बेस पे करेंगे, क्योंकि अब आप ट्रिक्स बनाना तो सीख ही हैं, तो यू कैन योरसेल्फ क्रिएट ट्रिक्स फॉर द क्वेश्चंस जिनको जो आपसे को अभी तक याद नहीं हो रहे थे। बाकी इंपॉर्टेंट वंस आई एम कवरिंग ओवर हियर। ओके। सो विच स्टेट वाज अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट इन 2024? तो अगर सपोज ये चार ऑप्शन है एग्जाम में, एंड ऐसा कुछ इसमें आपको ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है कि कोई हिंट दिख रही हो, और सपोज और भी टफ करना हो कि एक ऑप्शन है यूपी भी लगा दिया है, एक ऑप्शन है पंजाब भी लगा दिया है, अगर ये ऑप्शंस भी हों तब भी टफ है। ठीक है? तो हाउ विल यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? तो बेस्ट एग्रीकल्चर का अवार्ड है, तो बेस्ट एग्रीकल्चर विलेज या स्टेट वो होगा जिसके पास पैसा भी हो, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज भी हों, जिसके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अच्छी हों, यानी कि मतलब पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी हो कि मतलब एक्सपोर्ट भी कर सके वो, और रेल रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, बेसिकली लॉजिस्टिक्स में उसका अपर हैंड हो, ठीक है, और इनकम भी अच्छी हो, स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो, तो ये सारी चीज़ें जिसको मिलेंगी वही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो लेट्स सी ये सारी चीज़ें एक ही कौन सा स्टेट है जो एक्वायर कर पा रहा है। पहला मेघालय तो देखते ही काट दीजिए, क्योंकि पता है हमको कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, एंड इतनी कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें एक्टिविटीज़ नहीं होती है, राइट। आंध्र प्रदेश भी हमको पता है कि अभी इज़ इन अ डेवलपिंग फेज़ तेलंगाना से सेपरेट होने के बाद, तो वो इतना भी एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं है, और प्लस तेलंगाना से डिस्प्यूट्स भी हैं वाटर रिलेटेड भी, और इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर पाएँ। पंजाब में ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं, एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट ये है कि वहाँ पे जो वाटर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है और लैंड डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो जो बेनिफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स को इतने ज़्यादा ओवरकम नहीं कर रहा है, राइट? तो वो एनवायरमेंटली इतना सस्टेनेबल नहीं है। केरला में ये है कि इट हैज़ ऑल द सर्विस रिलेटेड गुडनेस इन इट, बट इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे, इकोनॉमी इतनी बूस्ट और लेबर अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें इश्यूज़ हैं, तो केरला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो बचा महाराष्ट्र, इकोनॉमिकली फर्स्ट नंबर पे है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि पोर्ट्स के बगल में ही है, राइट? तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, इस वजह से महाराष्ट्र वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल। ओके, यूपी क्यों नहीं? यूपी में आपने देखिए कि इकोनॉमी में ओके ओके इतना ज़्यादा हाई नहीं है, अम, ठीक है, मतलब ओवरऑल स्टेट की इकोनॉमी तो ठीक है, बट पर कैपिटा इनकम इतनी स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी तो है, बट ट्रांसपोर्ट की वहाँ से नियर बाय कोई पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें ओवरऑल हम डिड्यूस करें तो महाराष्ट्र इज द ऑप्शन, ठीक है। नाउ ये लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country will host the G20 summit in 2025? सो 25 का आ गया है, याद रखिएगा, अभी से ही 25 का क्वेश्चन है। और 24 में अभी किसने होस्ट किया था? ट्रोइका क्या चीज़ है, ट्रोइका सिस्टम, और कौन कौन इसके मेंबर्स हैं? सो लेट्स सी दैट। सबसे पहले 24 में अभी अभी होस्ट हुआ है G20 का, एंड द होस्ट वाज ब्राज़ील, राइट? ओके। तो हमने देखा था कि जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई थी इसकी होस्ट करने की, तो एक ट्रॉय का सिस्टम होता था। इसमें एक पहले वाला स्टेट जिसने होस्ट किया हो, करंट स्टेट जिसको होस्ट करना हो, और आने वाला स्टेट जो होस्ट करेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहते थे ट्रॉय का। तो जब इंडिया होस्ट था, तो इंडोनेशिया से पहले था और ब्राज़ील उसके बाद वाला। तो इसलिए 2024 में जो हुआ है उसमें ब्राज़ील इधर है, इंडिया इस साइड है, और साउथ अफ्रीका 2025 में है, इसलिए साउथ अफ्रीका इज़ द थर्ड पर्सन, यानी कि इन तीनों का ट्रॉय का है। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। टफेस्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये होगा, ट्रोइका सिस्टम इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग समिट्स? तो जी20 इज़ द आंसर। तो 2024 का होस्ट कौन रहा था? ब्राज़ील था। 25 का कौन है? साउथ अफ्रीका है। मेंबर्स कौन हैं? जी20 मेंबर्स हैं। अगर इसकी कोई भी आपने ट्रिक बनाई है तो प्लीज़ भूल जाना, वरना अगर आप ये करते रहे इसके लिए कि ए से इधर आ जाएगा, बी से उधर आ जाएगा, तो इतनी कंट्रीज़ हैं, कुछ ना कुछ ओवरलैप होके गलत हो गई होगा।
बेसिक याद करने का तरीका ये है, एक तो जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं सब इन्वॉल्वड हैं। लेट्स सी इट कॉन्टिनेंट वाइज़। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में 3 बिग नेशंस हैं, कनाडा है, यूएसए है, मेक्सिको है, ठीक है? तो तीनों आ रहे हैं, तो यानी कि नॉर्थ अमेरिका पूरा मोस्टली G20 के अंदर आता है, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका हो गया, लेट्स सी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है कि ये आ गया आपका ब्राज़ील, ये आ गया आपका अर्जेंटीना। ईस्टर्न कोस्ट के जितने भी जो 2 बड़े स्टेट्स हैं, वैसे यहाँ एक छोटा-सा उरुग्वे भी है, बट वो छोटा है और इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है कि 20 में आ जाए, टॉप 20 में। तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना 2 स्टेट्स आ गए यहाँ से, साउथ अमेरिका से। नाउ लेट्स सी अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है, एक तो ये है हमारा साउथ अफ्रीका, ठीक है? एक ही है हमारा सिर्फ साउथ अफ्रीका। बाकी वैसे अफ्रीकन यूनियन को इस बार ऐड कर लिया गया था मोदी जी द्वारा, ठीक है? तो अफ्रीकन यूनियन एज़ अ होल इज़ रिप्रेजेंटेड, ठीक है? इज़ द 21st मेंबर, तो G21 वैसे तो, ठीक है? ये आपका अफ्रीका हो गया। यूरोप में मेजर मेजर जो कंट्रीज़ हैं आपको पता है, जर्मनी है, वो होगा, फ्रांस होगा, ये दोनों तो मेजर है। एक टर्की है, ठीक है? ये आपकी 2-3 मेन कंट्रीज़ हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन एज़ अ होल इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, ठीक है? उसके बाद एशिया में आप चलें तो सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन आएगा, तो सऊदी अरेबिया है और इंडिया है, ठीक है? इधर से देखा जाए तो इंडिया, चाइना, रशिया तीनों हैं। साउथ ईस्ट वाला एरिया एक भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया होगा, यस, क्योंकि बड़ी कंट्री है। ओके, तो ये सब कंट्रीज़ बेसिकली हैं। अगर आपको इतना मोटा-मोटा पता है, देन यू विल बी एबल टू ईज़िली डिड्यूस द आंसर। और अगर आपने ट्रिक बनाई है कि SAMP कुछ भी बनाया है, एस से तो कितनी हज़ारों कंट्रियाँ हैं, हज़ारों तो नहीं, बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। ए से आपको क्या याद नहीं रहेगा, अर्जेंटीना था कि अल्जीरिया था। एन से आपको याद नहीं रहेगा, मलेशिया था कि मोल्डोवा था। तो अगर आ गया ऐसा ऑप्शन ना, तो इट विल बी अ कन्फ्यूजिंग वन। तो बेटर ऑप्शन इज़ टू रीड इट कॉन्टिनेंट वाइज़, ठीक है? लेट्स सी द आंसर। तो आंसर हमने देखा साउथ अफ्रीका है। याद करने का तरीका क्या है? इंडिया ने साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में हराया था। बोला कि बेटा T20 नहीं, तुम G20 ही रखो इस बार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हू अमंग देम इज नॉट द रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न 2024? एल के आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, आशा भोसले। 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया था। लेट्स सी हु आर देम, एंड इसका आंसर है आशा भोसले। आशा भोसले को नहीं मिला इस बार 2024 में। जिनको मिला है उनका ये है कि अ, एक समझिए स्वामीनाथन, सॉरी, एक समझिए गॉड है हमारे नरसिम्हा भगवान, जो देखा आपने प्रहलाद वाले नरसिम्हा अवतार, तो उनकी पूजा करने अगर आप चाह रहे हैं तो सबसे पहले स्वामी नरसिम्हा जी की आप पूजा करने जा रहे हैं, राइट? तो उनके चरणों में आपने क्या किया, कर्पूर जलाया, ओके, और मीठी सी वाणी में उनकी पूजा की, राइट? तो भारत का रत्न है, तो वापस स्टार्ट कर रहे हैं। स्वामीनाथन जो है उनको हमने शॉर्ट में किया स्वामी। स्वामी मतलब भगवान मान लीजिए एक तरीके से। तो स्वामी नरसिम्हा के चरणों में कपूर रख के मीठी वाणी में हमने भजन गाया। तो एम एस स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एल के आडवाणी। Okay, this is the trick. Let's see the next question. What is India's rank in the Climate Change Performance Index 2025? Okay. So apart from ये सिंपल सी इंडिया की रैंक, अदर क्वेश्चंस कैन बी, कौन रिलीज करता है, टॉप में कौन है, इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है कि डिक्रीज हुई है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2 चीज़ें हैं, क्लाइमेट परफॉर्मेंस, एक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है? तो इट इज़ रिलीज बाय जर्मन वॉच। याद रखने का तरीका क्या है कि आपके पास जो भी जैसे स्मार्ट वॉचेस होती हैं आजकल, तो इट शोज़ द वेदर नियर अराउंड यू, राइट? यानी कि वेदर यानी कि एक लोकलाइज्ड इवेंट होता है, क्लाइमेट या वेदर, ठीक है? उसको ही बताता है ना, ऐसा थोड़ी कि वर्ल्ड में क्या एनवायरनमेंट है आपके इंडिया का वो बता देगा। AQI बताने लग गया, ये सब नहीं बताता ना। तो जर्मन वॉच में आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज़ करता है। रैंकिंग में इन्होंने एक बड़ा ये दिखाया है कि 1, 2 और 3 जो स्पॉट्स हैं उसको खाली रखा है। ये दिखाने के लिए कि टॉप 3 पे तो कोई एफर्ट्स ही नहीं मार रहा है, क्लाइमेट चेंज को परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है? इंडिया की रैंक डिक्रीज़ हुई है, क्यों? क्योंकि ये 2025 का पूछा है इन्होंने, बहुत ताज़ा-ताज़ा। और रैंक इंडिया की हो गई है 10, पहले थी शायद 7 या 8, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 7 थी या 8 थी, ठीक है? अब डिक्रीज़ हुई है, 10 पे आ गया इंडिया, ठीक है? एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस मतलब थोड़ा बिगर लेवल पे आती है बात। क्लाइमेट चेंज तो थोड़ा लोकलाइज़ लेवल पे है। एनवायरनमेंट को ओवरऑल इम्प्रूव करने में हमारी रैंक है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है।
आप कमेंट में बताएँगे कि इस पूरे क्वेश्चन की क्या ट्रिक बन सकती है? कि आपको अगर रिलेट करना है अगर क्लाइमेट चेंज को सीसीपीआई को 10 से एंड ईपीआई को 176 से। इसकी ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो सर ने बताई है प्रीवियस वीडियो में वो नहीं बतानी है। अपने आप कुछ नया इन्वेंट करके बताइएगा, ठीक है? लेट्स सी कौन सबसे अच्छी बनाता है। द बेस्ट ट्रिक वुड बी पिन्ड अप इन द कमेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड? सो इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक स्टोरी बता देता हूँ। सो दिस इज़ हिमालयाज़, ओके? ये चाइना के इस साइड तिब्बतन प्लेट्यू वगैरह है, तो चाइना है पूरा यहाँ पे और ये इंडिया वाला पोर्शन है, इसके इधर इंडिया है। तो चाइना में ये है कि इनके साइड पे जो टेरेन है बहुत टफ है। टफ एज़ इन रगेड टेरेन है, यहाँ पे कोई मिलिट्री बेसेस वगैरह ऑल्दो चाइना ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि यहाँ तक अपनी आर्मी और पोस्ट्स वगैरह इंक्रीज़ कर ली हैं। बट जो भी इनकी मिसाइल डिप्लॉयमेंट है या फाइटर जेट्स हैं जितने भी, उसको एक बेस चाहिए होता है, जहाँ पे वेदर पैटर्न्स टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सही है। तो दूर-दूर तक कुछ नहीं है चाइना के पास, ठीक है? तो चाइना इस वजह से अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ही कर सकता है मैक्सिमम। ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है, जैसे इंडिया के पास ये शिवालिक्स है, शिवालिक के बिल्कुल पास में हमारे पास प्लेन्स हैं ऑफ अम्बाला है, चंडीगढ़ है और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह हैं। तो ये चीज़ इंडिया को पता नहीं थी कि हमारे पास तो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमने सब राफेल वगैरह यहीं पे चिपका दो और सारे मिसाइल्स वगैरह भी यहीं लगा दो। मस्त हम कभी भी चाइना से वॉर हुआ तो तुरंत उड़ के यहाँ पे हम अटैक पहले करके आ भी जाएँगे, तब तक चाइना अपना कोई वेपन्स वगैरह नहीं यूज़ कर पाएगा, एयरक्राफ्ट भी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ इंडिया वालों को बताने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक चंडीगढ़ में जो बेस था, वहाँ पे उन्होंने एक मिलिट्री लिटरेचर का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया। ठीक है, वहाँ और बुक्स में बताया कि चंडीगढ़ की क्या खासियत है, अम्बाला और चंडीगढ़ की। बेसिकली चंडीगढ़ की याद रखनी है हमें। तो चंडीगढ़ में जब हुआ, तो लोग आए दूर-दूर से देखने कि वॉव! चंडीगढ़ इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी, क्योंकि यहाँ पे अगर राफ़ेल वगैरह डिप्लॉय होंगे, तो ये उसके आस-पास काफ़ी फैक्ट्रीज़ भी डेवलप होंगी उसके स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए, उसके मरम्मत के लिए, उसके आस-पास का इंफ्रा वगैरह डेवलप करने के लिए, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है? अब इससे ये फ़ायदा होगा कि छोटे-मोटे बिज़नेस भी बूम करेंगे। तो इस वजह से ल यहाँ पे सब कुछ होने के बाद फेस्टिवल के थ्रू ये नॉलेज गई लोगों के पास। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि हर कोई जो भी आ रहा था उससे पूछने कहाँ पे घर लेना है आपको या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, सबका आंसर एक ही होता था चंडीगढ़। तो इसमें स्टोरी यहाँ तक तो सच है, जिसमें मैंने आपको बताया कि चाइना का पास कोई बेसेस नहीं है ऐसे और इंडिया के पास बेस है, चंडीगढ़ और अम्बाला। इसके बाद वाली जो स्टोरी है, जस्ट डेवलप की है सो दैट यू गेट टू नो द आंसर कि चंडीगढ़ इज़ द आंसर ऑफ मिलिट्री फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर का, ठीक है? तो जब जैसे ही इसको पता लगा कि चंडीगढ़ इज़ अ प्लेस टू फॉर ग्रेट इन्वेस्टमेंट, तो सबका एक ही क्वेश्चन था, दिला दे घर चंडीगढ़ में। आई होप दिस ऑल इज़ मेकिंग सम सेंस टू यू। जो भी हमने स्टोरी बनाई है और उसको इससे लिंक किया है, उसको कैसे कोरिलेट करना है, आई होप दिस इज़ साउंडिंग मीनिंगफुल टू यू, राइट? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको लगता है कि आप इससे ईज़ी वे में कोई इसको मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल को चंडीगढ़ से लिंक कर सकते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है? यू कैन डिस्कवर योर ओन ट्रिक्स अंटिल अनलेस दे आर फीज़िबल। ऐसा ना हो कि आपको उस ट्रिक को याद करने के लिए ही एक निमोनिक याद करना पड़ रहा है, ओके? सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ समृद्ध प्रोग्राम? तो समृद्ध प्रोग्राम को अगर हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो लेट्स सी हाउ वी डू इट। और अगर हम अपने इंट्यूशन बेस पे जाते हैं कि समृद्ध है प्रोग्राम, तो अभी आजकल स्किल ट्रेनिंग इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, तो इट कुड बी एन आंसर। या फिर एआई वगैरह भी एकदम बूमिंग इंडस्ट्री, तो ये भी आंसर हो सकता है। अगर ऐसे लॉजिक हमने लगाए तो प्लीज़ डोंट बाय लॉजिकल गेसिंग, आप फिर पढ़ के ही आंसर करें, अपना नॉलेज बेस पे ही करें, ठीक है? अगर आप लॉजिक लगाने हैं, इट शुड बी वेल थॉट ऑफ, या फिर उसके पीछे बैकिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी नॉलेज बेस की, ठीक है? तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दीज़ क्वेश्चंस यूजिंग लॉजिक्स। सो समृद्ध अगर कोई चीज़ है, ठीक है? कोई प्रोग्राम रखा है सरकार ने किसी का नाम, तो इसकी कोई एक फुल फॉर्म भी होगी, ठीक है? समृद्ध की। ऐसा तो नहीं है समृद्ध रख दिया। तो इसमें देख के लग रहा है कुछ पॉजिटिव चीज़ हो रही है, समृद्ध। किसी को डेवलप कर रहे हैं, किसी चीज़ में कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं और उससे उसका अपस्किलिंग हो रही है, ठीक है? तो एआई रेगुलेशन खुद एक ऐसा लग रहा है एआई को रेगुलेट कर रहे हैं हम। तो रेगुलेट वर्ड इटसेल्फ पॉजिटिव वर्ड में नहीं काउंट होगा कि हम समृद्ध करते हैं तो रेगुलेट वर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो दिस वुड बी आवर ऑप्शन व्हिच वी कैन कट ऑफ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग का अगर हम हो, तो वैसे भी काफ़ी सारे ऑलरेडी ऑप्शन प्रोग्राम्स इस पे चल रहे हैं, ठीक है?
अलग से कोई ऐसा बनाएँगे स्किल ट्रेनिंग के ऊपर, जो बाकी स्कीम्स को कट करके एक छोटा-सा प्रोग्राम, तो उसके चांसेस वैसे कम हैं। और अगर बना भी लेंगे तो उसकी कोई डेफिनिशन बन नहीं रही है स्किल ट्रेनिंग से, कि अगर स्किल एंड मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट इंडेक्स कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है? तो स्किल ट्रेनिंग को अभी के लिए हम काट सकते हैं। अगर कुछ नहीं बनता है तो वी विल थिंक अबाउट इट लेटर। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, स्टार्टअप एक्सेलरेशन या रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? तो अगर रूरल डेवलपमेंट का है तो येस, आर वर्ड है, इट कैन बी रिलेटेड टू रूरल। रूरल इंफ्रा भी है, डी से डेवलपमेंट भी है, एच से भी हो सकता है कुछ, बट स्टार्टिंग का कुछ मैच नहीं हो रहा। ऑन द अदर हैंड स्टार्टअप एक्सेलरेशन में स्टार्टअप और एक्सेलरेशन दोनों वर्ड स्टार्टिंग के ही मैच हो रहे हैं। स्टार्टअप एक्सेलरेशन, उसके बाद आई से भी इंडस्ट्री हो सकता है, स्टार्टअप से रिलेटेड वर्ड, और डी से भी कुछ हो सकता है, डेवलपमेंट होगा ही होगा। यही सब है। तो इन दोनों में हायर प्रोबेबिलिटी है आंसर होने की, राइट? स्किल ट्रेनिंग की कम प्रोबेबिलिटी है। सो लेट्स सी द आंसर। सो द आंसर इज स्टार्टअप एक्सेलरेशन। ओके, और इसको अगर लॉजिकली आप सॉल्व नहीं कर सकते एंड यू हैव टू गो बाय द ट्रिक, तो हमारी ट्रिक बेसिक यही है कि इसको ऐसा प्रोग्राम है समृद्ध, इसमें रीड वर्ड आ रहा है। रीड मतलब स्पाइन, और स्पाइन आपको किस में हेल्प करता है? चलने फिरने में, आपका प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ बॉडी, और खड़े रहने में भी हेल्प करता है। तो रीढ़ की हड्डी आपकी हेल्प करती है खड़े रहने में, स्टैंड अप में, स्टैंड अप, स्टार्टअप, चलने फिरने में। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिलीजेस द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? सो इन टाइप के क्वेश्चंस में वैसे तो काफ़ी इजी आते हैं, हर बार रिपीटेड थीम्स पे ही आते हैं, बट जो ईज़ीएस्ट सॉल्विंग मेथड है वो ये है कि आप टू ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इसकी जो 2-3 रिपोर्ट्स हैं वो एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आएगा अगर इनमें से नहीं है, देन इट विल बी ईज़िली आंसरेबल। जैसे समझिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, आपको पता है आईएमएफ नहीं निकालता, वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता, यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है जो यूजुअली कोई रिपोर्ट से नहीं निकालता, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। आप आंसर तक पहुँच सकते हैं अगर सिर्फ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की पिछली सारी रिपोर्ट्स देखें तो। ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड हाउ टू लिंक इट? ये जो फोरम वर्ड लिखा है, इसको हमने लिंक किया है फोरम आईएएस क्लासेस से। अगर आप जानते हैं दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, तो फोरम क्लासेस जो है उसमें, उससे हमने इसको लिंक किया है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट और एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो हमने देखा है कि जो फोरम इंस्टीट्यूट है अगर यूपीएससी का, तो ऑब्वियसली वहाँ कॉम्पिटिशन होगा, तो कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आ गई। रिस्क इसलिए है क्योंकि एक तो दिल्ली में है, और दिल्ली में इस टाइम पे पोल्यूशन है, तो इसलिए रिस्क है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, नेक्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो आप वहाँ पे कभी उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आप देखेंगे मेल फीमेल रेशो मेल्स के फेवर में ज़्यादा टिल्टेड है, फीमेल्स वहाँ पे कम है, राइट? नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांजिशन। तो आप देखेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं फोरम आईएएस टाइप्स, ये अभी ट्रांजिशनिंग फेज में है। ये इनकी एक लेवल आया है कि इनकी पीक हुआ, अब वापस इनका लो लेवल आ जाएगा, क्योंकि न्यू इंस्टीट्यूट्स लाइक स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस विद न्यू स्किल्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज वो टेक ओवर करेंगे इनको, ठीक है? तो ये एक ट्रांजिशनिंग फेज में है। ओके, तो ये 4 रिपोर्ट्स हैं जो फोरम आईएएस निकालता है, नॉट फोरम आईएएस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और क्लासेस में वर्ड बार-बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप की थी, उस इंसान का नाम था क्लॉस शॉब, क्लॉस करके कुछ नाम था, तो क्लासेस से याद रख सकते हैं आप। वैसे इतना डीप में पूछेगा नहीं, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेट शोड द फास्टेस्ट प्रोग्रेस इन द एसडीजी इंडिया इंडेक्स? तो हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स देखा था, रिलीज़ बाय नीति आयोग अभी, ठीक है? उसके पैरामीटर्स देखे थे हमने, सॉरी उसके हमने देखे थे कौन स्टेट्स कितनी कैटेगरीज में आते हैं, राइट? कैटेगरीज क्या क्या थी? आफ्पा देखा था हमने। आफ्पा अचीवर में कोई नहीं था, एस्पिरेंट्स में कोई नहीं था, फ्रंट रनर में थे, और परफॉर्मर में 4 थे, बाकी सारे इसमें थे, ठीक है? और और कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है? यूपी हमने देख लिया था, यूपी की रैंक, बिहार की रैंक तो 67 थी, रैंक नहीं थी, सॉरी मार्क्स थे, और 57 मार्क्स विद भोपाल लोवेस्ट पे रहा था। तो फास्टेस्ट प्रोग्रेस इन द एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो आंसर तो वैसे यूपी है, बट अगर आप लॉजिक के थ्रू इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? देखिए, एसडीजी जितने भी हैं हमारे, पॉवर्टी हो गया, हेल्थ हो गया, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, या जेंडर गैप हो गया, ये जितने भी हैं ऐसे बेसिक सोसाइटी के इश्यूज हैं, राइट? तो ऐसी कोई भी जगह जिसकी पॉपुलेशन हाई होगी, राइट, और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी हाई रहेगी, ठीक है? हमारी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो चल ही रही है, तो जो स्टेट्स हैं वो भी ग्रो कर ही रहे हैं, ओके? और पॉपुलेशन भी अगर हाई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ऑब्वियसली, राइट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो बहुत से लोग होंगे जो पहले बिलो पॉवर्टी लाइन रहे होंगे,
बट समहाउ क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो दे वुड फाइंड ए लिटिल बिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से आएंगे, तो पॉवर्टी से निकले तो समहाउ दे विल बी एबल टू मैनेज देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन या हेल्थ उनकी इंप्रूव होगी क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो ऐसी जो भी जगह होंगी उनमें काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यूपी एज़ वी ऑल नो कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इकोनॉमी भी सही है, बूम हो रही है। तो परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो स्टेट ज़्यादातर पैरामीटर्स पे लगेगा कि अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है? इस वजह से फास्टेस्ट प्रोग्रेस दिखेगी आपको। बट रिज़ल्ट इसका इनडायरेक्ट में अगर देखा जाए तो वही है कि जैसे वर्ल्ड लेवल पे बोलते हैं कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी रिपोर्ट में कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा पुअर को लिफ्ट किया है पॉवर्टी से, राइट? बट रियलिटी ये भी तो है कि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि इंडिया अगर हर एक स्टेट से 1 लाख को भी कर रहा है तो वर्ल्ड में कितने सारे देशों से आगे हो जाएगा, राइट? तो इट्स नॉट द एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन, इट्स जस्ट द नंबर्स आर फेवरेबल इन आवर कॉन्टेक्स्ट, ओके? तो व्हिच गिव द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो यूपी स्टेट का मैंने बारे में आपको बता दिया, अगर आप लॉजिकली यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो ठीक, वरना अगर आप वाया ट्रिक तो देख ही चुके हैं कि क्या है ये ओवरऑल टॉपिक, और उसमें बेसिकली यूपी हमारा जिसका एग्जाम है उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, जस्ट लाइक वी विल गिव बेस्ट परफॉर्मेंस इन यूपी, ठीक? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है? तो पहले लॉजिक के थ्रू करेंगे। टुडे यू कैन सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम, बॉल गेम, राइट? ये पिछली बार जो था मोर फोकस थे हम लोग ट्रिक्स पे, है? इस बार हम मोर फोकस्ड हैं लॉजिक पे। सो किसी एक चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्या पता जो हम आज इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन ना आए, ट्रिक्स वहाँ पे जाके हमको याद ना आए कि यार नया-नया सीखा था, कुछ याद नहीं आ रहा। तो एट लीस्ट यू वुड हैव समथिंग ऑन योर हैंड, ठीक है? तो दिस विल इन फैक्ट हेल्प यू मोर देन एनी नॉलेज या ट्रिक, ठीक है? लॉजिक के बिहाफ पे आप जाएँगे तो। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला पहला ऑप्शन है ईओएस 8, ये एसएसएलवी डी3 में है, इनसैट 3डीएस जीएसएलवी में है, आदित्य एल1 पीएसएलवी में है, चंद्रयान 3 एलवीएम 3 में है। मोस्ट ऑफ अस तो देख के ही डर जाएंगे कि यार मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है इनमें से, मैं तो एक भी याद नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से चंद्रयान का याद किया था, अब इतने सारे ऑप्शन देख के वो भी भूल गया हूँ। बट इसमें आप कामली एक बार सोचिए एक एक ऑप्शन को, ठीक है? ईओएस जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है? अब कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ी है तो उसके लिए क्या हमको छोटे-मीटे व्हीकल से ही काम, लॉन्च व्हीकल से काम चल जाएगा? बहुत बड़ा जीएसएलवी, एलवीएम-3 चाहिए होगा, क्योंकि सॉरी, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको सैटेलाइट्स या लॉन्च व्हीकल्स चाहिए होते हैं, वो आपके अर्थ के पास में ही तो चाहिए होगा, और पास के लिए तो हम कोई हल्का-फुल्का ऐसे ही चल जाए काम चला सकते हैं ना, कि क्यों अपना जीएसएलवी वेस्ट करें? तो उसके लिए हमने डेवलप किया है एक एसएसएलवी। एसएसएलवी बोले तो स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल, ठीक है? छोटे-मोटे डिस्टेंसेस के लिए 500 600 किलोमीटर्स पे अपनी सैटेलाइट्स को डिलीवर कर दें। तो ये एक प्रोबेबल आंसर सही है। इनसैट 3डीएस, इनसैट की जितनी भी सैटेलाइट्स हैं आपको पता है वो टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, राइट? नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है? और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की क्या वैल्यू है कि उनको एक फिक्स्ड सैटेलाइट से रिसीव करने पड़ते हैं सिग्नल्स। यहाँ है, ये आपका एंटीना है आपके घर पे, और सैटेलाइट वो है, वो सेम स्पीड से घूमनी चाहिए। तो उसकी एक जियो स्टेशनरी पाथ कहते हैं जिसको, ठीक है? तो उसके लिए इतना दूर भेजना है हमको सैटेलाइट को, कुछ 35,000 किलोमीटर दूर, तो उसके लिए एसएसएलवी तो नहीं चलेगा, राइट? और जीएसएलवी से हम भेजेंगे तो इट्स अ गुड ऑप्शन, ओके। पीएसएलवी से भेजना पहले भेजते थे, बट जियो स्टेशनरी के लिए हम जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल ही यूज़ करेंगे ना, ठीक है? तो इट इज़ अ परफेक्टली राइट आंसर। F14 और डी3 इनमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट लॉजिक के थ्रू होने जा रहा है अभी, ठीक है? तो चंद्रयान 3 हम देखते हैं। चंद्रयान 3 एलवीएम-3, ये तो बहुत न्यूज़ में था, हर किसी को आना चाहिए कि एलवीएम-3 हमने लॉन्च व्हीकल लिया था 3, ठीक है? उसके बाद आदित्य एल1 अभी ताज़ा-ताज़ा लॉन्च हुआ था, जिसमें पीएसएलवी 56 तो नहीं था, 57 यूज़ किया था हमने, ठीक है? ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये तो रॉन्ग है वैसे, और लेट्स सी हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड बाय अ ट्रिक, ठीक है? तो ट्रिक ये है कि आदित्य एल1 जब मिशन हमने लॉन्च किया, तो एक तो मोदी जी ने किया तो 56 इंच तो उनका आ गया है, और एक एल1 जो लिखा है, तो एल1 का एक 1 जोड़ लिया, 56 प्लस 1 कितना हुआ आपका? 57। तो आंसर इज़ पीएसएलवी 57, ठीक है? ये आपका ओवरऑल याद करने का है। आपको याद रखना है चंद्रयान 3 का, सॉरी, चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल क्या है? आदित्य एल1 का 57 है, 56 प्लस 1। ये सब बाकी जो है ऊपर वाले, इनको तो आप लॉजिक से ही करिएगा, क्योंकि ऐसे कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, हर एक को याद करने बैठेंगे तो अगले अटेम्प्ट की तैयारी भी अभी से शुरू कर देंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट। Consider the following statements. Recently, the European Union enacted an AI law to regulate AI technologies. ये फर्स्ट
था हमारा स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज़ द फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट वाज़ हेल्ड एट ब्लेटशली पार्क, यूएसए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? ठीक है। पहले तो चीज़ इसमें ये देखिए, 2 चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं इसमें। पहला ये कि यूरोपियन यूनियन ने अगर इनैक्ट किया है एआई से रिलेटेड लॉ, यूरोपियन यूनियन तो पूरा एक यूनियन है ना, उसने अपनी सेफ्टी के लिए किया हुआ। तो फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट कहाँ यू यूएसए में क्यों होगा? यूरोपियन यूनियन के अंदर ही होना चाहिए ना। तो दोनों में से हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक ही स्टेटमेंट सही हो, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट ठीक हो। तो लेट्स सी क्या है ऑप्शन। पहला तो ये है, हमने यूजुअली देखा है कि यूरोपियन यूनियन है, जितनी भी ऐसी चीज़ें आज तक देखी हैं कि जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉ था, और कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो नई-नई टेक्नोलॉजी आती है और वो टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स के ऊपर ओवर पावर और करने लग जाती है। तो यूरोपियन यूनियन सबसे पहले डर डर के नहीं, इनफैक्ट अच्छे वे में उसके ऊपर काउंटर कर देता है। जैसे फेक न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले यूरोपियन यूनियन आ गया था। उम, डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर यूरोपियन यूनियन आ गया था। तो अपने आप को सँभाल लेते हैं लोग। तो कोई भी टेक्नोलॉजी मिसयूज़ होगा, सबसे पहले लॉ बनाएगा यूरोपियन यूनियन। और फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट वाज़ हेल्ड इन ब्लेटशली पार्क, ये भी यूरोपियन यूनियन ही होना चाहिए आंसर। लेट्स सी। तो देखिए आंसर है ओनली वन। टू यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन इलेक्टेड एआई समिट, और एआई समिट हुआ था यहाँ पे यूएसए की जगह होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन की कोई कंट्री होगी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ट्रिक इसमें लिखा है, ट्रिक टेक्नोलॉजी मिसयूज़, दैट मीन्स जब भी टेक्नोलॉजी मिसयूज़ होगी, यूरोपियन यूनियन विल कम इंटू एक्शन। हू आर द मेंबर्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस? ठीक है? तो इसको लॉजिक से सॉल्व करते हैं पहले। देखो, अगर इसके बारे में आपको प्रायर नॉलेज है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि बायोफार्मास्यूटिकल होता क्या है। ये तो बेसिकली आपको उस नाम से समझ आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयाँ वगैरह बना रहे हैं, और उसके लिए एक अलायंस बनाई है। तो अब वर्ल्ड में आजकल जितनी भी जो भी अलायंस बन रही हैं, सब यूजुअली चाइना को काउंटर करने के लिए बन रही हैं। बिकॉज़ चाइना ने अपने जो हाथ हैं हर एक फील्ड में इतने ज़्यादा फैला दिए हैं कि अब इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप इट, ठीक है? जैसे जैसे हमने देखा कि जो भी फार्मा कोविड के टाइम पे इंडिया वैक्सीन्स बना रहा था या कोई कोई भी दवाई बना रहा था, तो इंडिया बना तो ले रहा था, बट इंडिया को एक प्रॉब्लम आ रही थी एपीआई की। एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स, यानी कि जो चाइना मैन्युफैक्चर करता है। तो ये तो सर हम खुद भी कर सकते हैं, यस इंडिया कैन, बट चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लेबर्स और ये सब इतना ज़्यादा वास्ट एम्पायर बना दिया है पूरा, कि अगर हम चाह भी लें तो भी उतना सस्ता नहीं कर सकते जितना चाइना कर सकता है। और हम ही नहीं, यूएसए, यूके, कोई भी ऐसी कंट्री सिंगल हैंडेडली चाइना को इसमें बीट नहीं कर सकती एपीआई में। तो जब तक इन चाइना की इस पे मोनोपोली है, 40% वर्ल्ड ट्रेड संभालता है चाइना, तो फार्मास्यूटिकल इसकी ही हेल्प से हम दवाइयाँ बना पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए इसको काउंटर करने के लिए हमने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया। तो ऑब्वियसली अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना को काउंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसका हाथ होगा इसमें? ऑब्वियसली यूएसए का, ठीक है? यूएसए है, तो हमने कल भी देखा था कि एक फ्रीडम एज करके, कल नहीं सॉरी, जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, फ्रीडम एज करके एक प्रोग्राम था। तो उसमें फ्रीडम एज अलायंस था जो भी था, तो उसमें हमने देखा था एसयूजे सूझ जाती है शक्ल अगर हमको एज मिल जाती है तो हमारे कॉम्पिटिटर्स की, राइट? हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो वो भी यही था कि हम इंडो पैसिफिक में अपनी इंडो पैसिफिक में फ्रीडम और ट्रेड को काफ़ी वो देना चाह रहे थे कि ओपननेस है, इस वजह से हमने चाइना को काउंटर करने के लिए, हमने तो नहीं, यूएसए, साउथ कोरिया और जापान ने टाई अप किया था आपस में। तो यूएसए, साउथ कोरिया और जापान हमेशा चाइना के खिलाफ आएँगे ही आएँगे। इसमें भी देखिए, यूएसए आया तो कौन आएगा? साउथ कोरिया आएगा, साउथ कोरिया आया तो जापान भी आएगा। तो ये सूझ तो सेम चल रहा है, एसयूजे, ठीक है? अब देखिए इसका एपीआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है, क्योंकि इंडिया को वैसे दवाइयाँ वगैरह बनाने में, वैक्सीन्स बनाने में बहुत महारत है। और जब तक ये एपीआई नहीं मिलता, इंडिया नहीं आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो इंडिया वुड बी डेफिनिटली बी वन ऑप्शन, ठीक है? अब बचा एक और, तो यूएसए इस बार अपने साथ इन्वेस्टमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन को भी लेके आ गया है, ठीक है? तो अब जो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस है, इसका निमोनिक क्या बनेगा हमारा? सूजी। सूझ तो यहाँ तक था, किसके लिए? फ्रीडम एज के लिए। ये और लग गया तो सूझ गई। चाइना ने सबकी सुझा दी, ठीक है? ये याद रखिएगा। बाकी ये बेसिकली ये लॉजिक से सॉल्व होने वाला है, इसको याद रखेंगे तो आप कन्फ्यूज़ होंगे आगे जाके, ओके? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट अस्मिता एम्ड एट? इसको भी अब लॉजिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। अस्मिता अगर कोई प्रोजेक्ट है तो किससे रिलेटेड होगा? ठीक है, पहला है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, ओके। सेकंड है डेवलपिंग बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, ओके। थर्ड है रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ओके। एंड लास्ट इज फीमेल आर्टिसंस, ओके। तो आपको देख के नहीं लग रहा है ये फीमेल आर्टिसंस लग रहा है एकदम, इस वजह से ही लगाया गया ऑप्शन, क्योंकि अस्मिता थोड़ा लड़कियों वाला नाम है, तो ऐसा रख दो कि फीमेल आर्टिसंस रख दो, तो बच्चे एकदम कंफ्यूज होकर तुरंत यही फट्टे से लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग शक के घेरे में रखते हैं, फीमेल आर्टिसंस, एक तो कोई बन नहीं रहा इसमें,
वर्ड, इट्स जस्ट टू कंफ्यूज यू। सेकंड है रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। तो अगर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी एम्पावरमेंट करनी है, तो अस्मिता थोड़ा गर्लिश नेम नहीं लग रहा है स्पोर्ट पर्सन के एम्पावरमेंट ट्रेनिंग के लिए? कुछ ऐसा नहीं रखते फिर वो लोग? अगर स्पोर्ट्स पर्सन का ही रखना होता तो कुछ अलग निर्भय टाइप, या खेल जगत से रिलेटेड कुछ समथिंग, समझ रहे हैं ना आप? जो उसकी फीलिंग है वो थोड़ी सॉफ्ट सी है अस्मिता की। ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। ये थोड़ा ज़्यादा ही वैसा है कि एकदम स्पेसिफिक ने बता दिया एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स के लिए हम कुछ स्टार्टअप फोरम क्रिएट कर रहे हैं। तो इतने सारे ऑलरेडी स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, तो उसके लिए आप अस्मिता क्यों चलाएँगे? अस्मिता इसमें देखिए, इससे थोड़ा लिंक इसलिए कर रहा है कि इंडियन लैंग्वेजेज़ में बुक्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे अस्मिता वर्ड का मतलब जो मीनिंग होता है कि खुद की कोई एक आइडेंटिटी, और ये डेवलपिंग बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेज़ कि मतलब इंडियन लैंग्वेजेज़ की अपनी एक आइडेंटिटी हो, ऐसा कुछ। ठीक है? और अगर इतना नहीं भी लग रहा है, बट यू कैन स्टिल गो टू 50-50 ऑप्शंस यूजिंग दीज़ काइंड ऑफ लॉजिक्स। ठीक है? बाकी ट्रिक्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है, तो वी हैव द ट्रिक कि कोई भी बुक है आपके पास, उसी में आप लिख के मिटा सकते हैं ना चीज़ों को, नोटबुक में। तो वही तो अस्मिता, भाई लिख के कुछ मिटा, राइट? और दूसरा ये भी है कि इंग्लिश ने अपने से इतना परचम फहरा दिया है, उसको मिटा के अब हम इंडियन लैंग्वेजेज़ को ला रहे हैं। तो अस्मिता, ओके? सो दिस इज़ द ट्रिक। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। सो अगर आपको इसको क्विकली रिवाइज़ करना है, तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओके? तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला हमने देखा था ब्रिक्स से रिलेटेड, जस्ट अ सेकंड। ब्रिक्स से रिलेटेड हमने देखा था, हमको पता लगा था कि ब्रिक्स 9, 9, 9 करते थे, तो 9, 10, 14 और 24 2 हैं, ये 4 ईयर्स थे। 9 में सब लोग 9 करते थे, तो ब्रिक आया था, 10 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, 14 में हमारे मोदी जी आए, फोर्टलाइज़र डिक्लेरेशन हुई और न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी, ठीक है? उसके बाद 24 में हमने देखा, इस बार कज़ान रशिया में हुआ था इसका समिट। मेंबर्स हमने देखे थे इसके कौन-कौन से होंगे ब्रिक के, आईसीयू, ठीक है? ये इसके मेंबर्स हो गए। और ये हर एक मेंबर का आपको नाम पता होगा, ईरान हो गया, इजिप्ट, 2 गरीब आ गए, इजिप्ट, इथियोपिया, एक सऊदी है जो अभी कंफर्म नहीं है कि ऐड हुआ है कि नहीं, यूएई हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किसको 4 साल के लिए बैन किया है? तो नाडा ने, नाडा सुनते ही हमको याद आना चाहिए डोप शो। डोप शो कर रहे थे कौन? हमारे बजरंग जी। कैसे पता हमको? क्योंकि ब्राउन रंग ला रहे थे खुद बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? यंगेस्ट प्लेयर हमने देखा, यंगेस्ट प्लेयर वही है जिसको बाकी प्लेयर्स के ही भाव में खरीदा जा रहा है, वही भाव मिल रहा है उसको, वही भाव, वैभव नाम है उनका। नेक्स्ट है इज़राइल के बॉर्डर्स किससे शेयर होते हैं? अंडा कुछ फेंक रहे थे उस पे, रात याद है? एग, जोर से सर पे लगा ना? हाँ भाई, बहुत तेज़ लगा। ये इज़राइल हो गया आपका बॉर्डर्स। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल, टोबैको के लिए आपको बोला कि पी भी लो, पर टोबैको मत खाओ। ठीक है, पी भी लो, तो पीवी सिंधु है। हरविंदर सिंह हमने देखा, आर्चरी से रिलेटेड है। बाकी कौन-कौन थे? तो अग्नि को हमने लिंक किया शूटिंग से, क्योंकि भूल भुलैया की शूटिंग कर रही हैं। नितेश को हमने किया बैडएस यानी कि बैडमिंटन। अंटिल को किया हमने एंटीना, एंटीना देखने में आता है जेवलिन की तरह। हरविंदर यानी कि विंड को भी हरा दिया था जिसने, यानी कि आर्चरी। उसके बाद धर्मवीर गुस्से वाले अंकल हैं जो सब कुछ उठा के फेंक देंगे, यानी कि थ्रो रिलेटेड इवेंट्स, क्लब थ्रो या डिस्कस थ्रो। प्रवीण जिसने अपने पैरों से ही विन कर लिया, हाई जंप किया, ये वाला एग्जाम्पल। उसके बाद नवदीप, नवदीप का हमने देखा, दीप हमने जलाया यानी कि दीप प्रज्वलित करिए, दीप में ज्वाला आई तो जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट है, ये देखिए हमने एसडीजी इंडिया इंडेक्स देखा हमने, रिलीज़ करता है नीति आयोग। इंडिया का स्कोर रहा 71, और रैंकिंग में कौन टॉप पे है? देखें हमने, उत्तराखंड था दूसरा, तमिलनाडु नहीं था, कौन था? केरला था। ये रहा उत्तराखंड एंड केरला। 71 जो स्कोर था, 71 बोलते हैं क्यों? 71 की झूठ बोलना चाहिए। स्टेट वाइज़ रैंकिंग यूपी में के मार्क्स 67, बिहार के 57 बॉटम मोस्ट है। और कुछ है इसमें? आपका देखा हमने, फ्रंट राउंड में मैक्सिमम है, परफॉर्मर में 4 हो गए हैं, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑन द डे ऑफ आवर एग्जामिनेशन बाय लाई। उसके बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, इतना रफ़ेल ले लिए, इतनी इन्वेस्टमेंट्स करवा लिए कि हमने प्राइम मिनिस्टर का नाम इन्होंने सोचा हम अटल ही रख देते हैं ताकि और इन्वेस्टमेंट्स आएँ, ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अवॉर्डेड एज़ यूथ आइकन बाय FICCI। यूथ आइकन FICCI, FICCि इज़ रिलेटेड टू ट्रेड बॉडी है, प्रेशर ग्रुप है, ट्रेड एंड कॉमर्स वाली बॉडी का, तो पंजाबी लोग हैं ट्रेड से रिलेटेड। तो 2 हैं, खुराना एंड चोपड़ास। उसके बाद द टूम्ब ऑफ सैंड, तो तुम मुझे भूल जाओ या हो ना सकता, तो अंजलि आंसर होगा टूम्ब ऑफ सैंड का। अभी प्रेज़ेंट में किसको मिल रहा है? बुकर प्राइज़ अभी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा ये पुष्पा 2, और पुष्पा 2 में समंता को रोल नहीं दिया, तो लोग क्या कह रहे हैं? और भी दो, समंता को रोल और भी दो। नेक्स्ट इज़ मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच में हो सकती है? हाँ, मेघनाथ वर्सेस लक्ष्मण, यानी कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया, वर्सेस नहीं, टुगेदर टू इंडिया, ठीक है? इसके बाद इंडिया का टारगेट फॉर अचीविंग नेट ज़ीरो, तो इसमें हमने देखा कि 2 हैं हमारे टारगेट्स, एक नेट ज़ीरो का है, एक विकसित का, जो याद रखना है। और दोनों इतने दूर के हैं कि एक सट्टा है एक तरीके का, सट्टा है। उस सट्टा में अगर आर जोड़ दो तो 70 हो जाएगा, और 70 में अगर लीस जोड़ दो तो 47 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका विकसित भारत का है और ये नेट ज़ीरो का है।
Which state was awarded the best agriculture state in 2024? ये हमने लॉजिक के थ्रू ही सॉल्व किया है कि जिसके पास ज़्यादा इकोनॉमी और ट्रांसपोर्ट वगैरह के ज़्यादा ऑप्शंस थे, वो स्टेट ज़्यादा बेस्ट हुआ, तो महाराष्ट्र इज द आंसर। ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट? G20 के बारे में हमने क्या क्या देखा सबसे पहले? 24 वाला किसने होस्ट किया था, 25 वाला किसने होस्ट किया है, और मेंबर्स कौन कौन से, और ट्रॉयका क्या चीज़ है। 24 वाला हमने देखा था ब्राज़ील ने किया था, 23 वाला हमने देखा था क्योंकि इंडिया ने किया था। तो इस बार वाला कौन करेगा? वैसे याद रखना है तो ट्रॉयका सिस्टम से आप याद रख सकते हैं, वरना ट्रिक क्या थी कि T20 में हमने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। तो G20 हमने बोल दिया कि बेटा तुम करो। मेंबर्स मैंने आपको बताया, कॉन्टिनेंट वाइज देखते रहिएगा। अमेरिका में ये 3 आ गए, ब्राज़ील में ब्राज़ील आ गया, अर्जेंटीना आ गया, अफ्रीका में नीचे से साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन यूनियन है। यूरोप में सारी बड़ी कंट्रीज़ यानी कि जर्मनी, फ्रांस, टर्की, इधर से आपका पूरा इंडिया आ गया, सऊदी आ गया, इधर चाइना, रशिया पूरा आ गया और नीचे ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है? ये सब आपकी कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हू विल होस्ट G20 हो गया, हू अमंग इज़ नॉट द रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? भारत रत्न तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप भारत रत्न सुने, एक भगवान की पूजा करने वाली स्टोरी याद रखिएगा मन में कि सबसे पहले स्वामी जी, कौन से स्वामी हैं हमारे? नरसिम्हा भगवान। उनके चरणों में क्या जलाया हमने? कर्पूर जलाया और क्या किया? मीठी सी वाणी में उनके भजन गाए। यानी कि स्वामी जी, कौन से स्वामी? नरसिम्हा जी, उनके चरण में कपूर जलाया और मीठी वाणी में पूजा की। इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस कौन निकालता है? जर्मन वॉच, क्योंकि वॉच में हम क्लाइमेट जैसे इवेंट्स देखते हैं, रैंकिंग में 1 2 3 पे कोई नहीं है। इंडिया की रैंकिंग कम हुई है, बढ़ी है? इंडिया की रैंक पहले 7 या 8 थी, अब 10 हो गई है, और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 हो गई है। इसकी ट्रिक का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। इसकी मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि यहाँ पे चाइना के पास कोई ऐसा चंडीगढ़ जैसी जगह नहीं है जहाँ पे वो अपने राफेल या अपने जो भी इनके पास फाइटर जेट्स हैं रख सकें, तो उनको एकदम अपने शंघाई वगैरह में कहीं रखना पड़ता है। इंडिया के पास ये बेनिफिट है कि चंडीगढ़ जैसी जगह है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें सब लोग गए और देखा कि भाई ये बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई हुई है यहाँ, तो सबने बोला दिला दे वर्क चंडीगढ़ में। ये सब एक मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की वजह से हुआ, ठीक है। समृद्ध, ये हमने लॉजिक के थ्रू किया कि स्टार्टअप से है, और 50-50 आ गए थे लॉजिक से हम, और ट्रिक के थ्रू हमने देखा रीड, मतलब रीड से हम चढ़ सकते हैं, स्टैंड अप हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। रिस्क रिपोर्ट हमको वैसे याद आना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन-कौन सी रिपोर्ट्स है, क्योंकि इसका नाम हमने फोरम क्लासेस से किया है, तो एक तो कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, ठीक है? रिस्क है क्योंकि दिल्ली में है, ऊपर से जेंडर गैप है लड़का-लड़की में, और ट्रांजिशन फेज़ में है क्योंकि टेकन ओवर बाय अदर इंस्टीट्यूट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। विच स्टेट शोड द फास्टेस्ट प्रोग्रेस? फास्टेस्ट प्रोग्रेस के लिए हमने इसको लॉजिकली हमने डिड्यूस किया कि जहाँ जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकोनॉमी भी बूम हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो रहा है, तो वही जगह जीतेगी। तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश इज द फास्टेस्ट प्रोग्रेस इन एसडीजी इंडेक्स। नेक्स्ट इज विच स्टेट शोड द सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली मैच इसको हमने लॉजिकली ये देखा कि छोटे मोटे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स वगैरह के लिए एसएसएलवी इज मोर देन एनफ। उसके बाद इनसेट हमने देखा कोई भी जियोसिंक्रोनस में जाना है तो जीएसएलवी से ही जाएंगे। चंद्रयान हमने को याद रखना है LBM-3, और आदित्य हमने देखा 56 इंच का सीना प्लस L1 इक्वल्स टू PSLV 57। उसके बाद हमने देखा यूरोपियन यूनियन आया, यूरोपियन यूनियन है तो कोई भी टेक्नोलॉजी मिसयूज़ होगा, यूरोपियन यूनियन लॉ बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। बायोफार्मास्यूटिकल में हमने देखा इंडिया वगैरह हम सबको ज़रूरत है एपीआई की, बट चाइना पे डिपेंडेंस है। तो पुराने वाले वो 3 थे एसईजे, जो कि साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान, ये तो ऑलवेज़ अगेंस्ट चाइना है। इस बार ये वैसे तो इंडिया भी है, इस बार इंडिया भी आया, और साथ में इस बार याद रखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑल्दो क्वाड का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, बट इसमें नहीं आया। इसमें उसकी जगह इसको लेके आए हैं यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। तो इसका ट्रिक है सूजी। अस्मिता, अस्मिता हमने देखा कुछ नोटबुक है अपने पास, उस पे कुछ लिखा है तो मिटाना किसका पड़ेगा नोटबुक पे, तो बुक से रिलेटेड कुछ होगा, बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज में डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये आपके ओवरऑल हो गई आपके आज के पार्ट 2 के 25 क्वेश्चंस। So that will be it from my side. I hope you enjoyed this video. Today we saw an interplay of trick and logic, and don't forget to use both of them in your full length test or the mock test so that you can be able to apply it in your real examination. Okay, and also comment down below कि आपको दोनों में से ज़्यादा better क्या लगा, tricks वाला portion या logic वाला. Okay, and for any other doubts and queries you can contact us. If you still want to share any other feedbacks, you can comment down below. And yes, also post in the comments the trick of CCPI and Environment Performance Index. The best comment would be pinned by us. Okay, that will be it. Thank you. Have a nice day.